है? कल नहीं पढ़ा तो कहां से आएगा भाई? चले, है ना। कल हम लोगों ने जहां तक लास्ट में डिस्कशन किया था उसके आगे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया NH3 और PH3 और बोला गया इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया H2O और HF और बोला गया इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, ठीक है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन क्या आता है? NH3 पॉलीएटॉमिक है, PH3 पॉलीएटॉमिक है, H2O पॉलीएटॉमिक है, लेकिन HF कैसा है बेटा? डायटोमिक। डायटोमिक में कल आपको बताया गया था कि होमोडायटोमिक का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और हेटेरोडायटोमिक का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तीनों क्या है बेटा? पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में एक बात बोली थी, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होता है केवल, तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर H2O भी पोलर सॉल्वेंट है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होता। ये सारे हम लोग कल सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है बेटा डेल्टा ईएन। डेल्टा ईएन अगर हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन के पास ईएन है 3, हाइड्रोजन का ईएन है 2.1, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का ईएन लगभग बराबर होता है। यहां पर आएगा 0.9 और यहां पर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0। और जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। तो इसीलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो PH3 के मुकाबले आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ज्यादा, ठीक है। तो ये ऑर्डर बन के आ जाता है। सिमिलरली H2 और HF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो है। और जब भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो उनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या कम है, उसके लिए जो जुगाड़ हम लोग लगाते हैं वो डेल्टा ईएन का होता है। बेटा ऑक्सीजन का ईएन 3.5 है और हाइड्रोजन का ईएन 2.1 है, तो यहाँ वैल्यू आएगा 1.4। और HF में अगर हम लोग निकाले तो 4 माइनस 2.1 दैट इज इक्वल टू 1.9। और दोनों में से ज्यादा डेल्टा ईएन आपको किसका दिख रहा है बेटा? HF का। तो कायदे से यहाँ पर जो H2 और HF है उसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बेटा? HF का। लेकिन ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं उसमें यही ऑर्डर दे रखा है, ये सही है वैल्यू के हिसाब से। लेकिन एनसीईआरटी जो चमत्कारी किताब है आपके सिलेबस की, उसमें इनकी वैल्यू उल्टी दे रखी है और आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही सॉल्व करना है। वैसे कायदे से तो ये सही है, स्टैंडर्ड बुक्स में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो वैल्यू दे रखी है टेबल के अंदर, जिसका मैंने कल मेंशन भी किया था कि उसी टेबल के आसपास अपन बात करेंगे, तो उसमें H2 और HF में से H2O का डाइपोल मोमेंट क्या दे रखा है? ज्यादा, और HF का डाइपोल मोमेंट क्या दे रखा है आपको? कम। तो ये है ना ऑर्डर आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो वैल्यू दे रखी है वो गड़बड़ दे रखी है, तो उसके हिसाब से यही ऑर्डर बनता है। ये दोनों को नोट करें, आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हाईपैड छूट गया। हाँ तो ले लेंगे बेटा। चलिए ना, अब ये दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सपोज आपको डाइपोल मोमेंट में एक और क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन था CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। और इसमें बोला गया कि इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो देखिए, अब डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। तो आइए उसके लिए पहले इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH3F की अगर बात की जाए तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। CH3Cl की बात करें तो अगेन 3 हाइड्रोजन और एक Cl जुड़ा हुआ है। CH3Br की बात करें तो अगेन 3 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। और सिमिलरली आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक आयोडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन बनती है।
अब एक बात समझेंगे यहाँ पर, बेटा CH3F को अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो इसका मतलब है इस बॉन्ड का जो डाइपोल होगा ना वो किसकी तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ। डाइपोल कार्बन की तरफ जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगी। यहां पर इस बॉन्ड में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो बॉन्ड जो जाएगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जाएगी वो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगी, और यहां पर भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगी। इन तीनों में CH3 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 वाला पार्ट जो है वो कॉमन है। तो तीनों की कहानी ऐसी बनेगी CH3 की कि हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव कर रही होगी। कल हम लोगों ने टेट्राहेड्रल के बारे में बात करा था। इसको अगर आप 3D में इमेजिन करते हो तो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के साथ ऊपर कोई भी जुड़ा हो, लेकिन एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है ना, H H और H। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। इन तीनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो बीचों बीच बनेगा और ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से फ्लोरीन की तरफ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से ब्रोमीन की तरफ। और कार्बन और आयोडीन का ईएन लगभग लगभग बराबर होता है, कसाई का ईएन लगभग बराबर होता है, और इसीलिए अपन इस बॉन्ड का कोई डाइपोल नहीं बना रहे। अब ध्यान सुनिएगा, मुझे बताइए इसमें ये तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, क्या ये ऊपर वाले में ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? बेटा ऐड होगा। वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? बेटा नॉन जीरो। ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, जुड़ जाएंगे, बल्कि तो जीरो नहीं आ सकती वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो इन सबका डाइपोल मूवमेंट आपको कितना मिलता बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो। इवन इसमें भी ऊपर भले कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन इन तीनों का वेक्टर कैंसिल तो नहीं होगा, और इसीलिए डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसकी आगे की कंडीशन समझिएगा, हमें यहां पर निकालना पड़ेगा डेल्टा ईएन। और एक बात बताओ, डेल्टा ईएन किसका निकालेंगे बेटा? अगर CH बॉन्ड का ईएन निकालता हूं तो CH 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 तो सब में कॉमन है, तो CH बॉन्ड का डेल्टा ईएन निकालने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उससे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम लोग जो डेल्टा ईएन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे बेटा? कार्बन हेलोजन बॉन्ड का, जो अलग है, CF CCl CBr CI। मुझे बताइए अगर CF का डेल्टा ईएन निकालता हूं तो फ्लोरीन 4 और कार्बन 2.5, कितना वैल्यू आएगा बेटा? 1.5। हायर माइनस लोअर करते चलते हमेशा, 3 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 0.5। और यहां पर अगर मैं करूं तो 2.8 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 0.3। और यहां पर दोनों का ईएन अगर 2.5 मान के चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 0। अब जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा होता है उसका डाइपोल मूवमेंट भी क्या होता है बेटा? ज्यादा। तो बताइए इसके हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका आना चाहिए बेटा? CH3F का। फिर किसका आना चाहिए बेटा? CH3Cl का। फिर किसका आना चाहिए बेटा? CH3Br का। और फिर किसका आना चाहिए बेटा? CH3I का। लेकिन यहां पर इस ऑर्डर में एक एक्सेप्शन देखा गया है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन जो है वो क्या मिली है बेटा? रिवर्स। मतलब यहां पर आपको मिलता है CH3Cl और यहां पर क्या मिलता है बेटा? CH3F। ये ऑर्डर ऐसा बन के आता है, और इस ऑर्डर के ऐसा बनने के पीछे जो रीजन बोला जाता है कि बेटा डाइपोल मूवमेंट में जो डेल्टा ईएन अपन निकाल रहे हैं ये तो एक जुगाड़ है। एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू डी। अब एक बात बताना, अगर CH3F में मैं CF बॉन्ड की बात कर रहा हूं और CH3Cl में मैं Cl बॉन्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि CH3 वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो मुझे बताओ इसमें डेल्टा ईएन क्या है? ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा। इसका मतलब है इस बॉन्ड पे जो प्लस और माइनस आएगा वो ज्यादा आएगा, और इस बॉन्ड पे जो प्लस और माइनस आएगा वो कम आएगा। मुझे दोनों का चार्ज भी देखना है और दोनों का डिस्टेंस भी देखना है। मुझे बताओ चार्ज दोनों में से किसका ज्यादा है? पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले का। इसका चार्ज ज्यादा है और इसका चार्ज कम है। अब मान लो चार्ज, ये देखो म्यू क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है और म्यू डी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो चार्ज इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर होता तो बताइए चार्ज किसका ज्यादा? इसका। तो डाइपोल मोमेंट भी इसी का ज्यादा मिलता आपको अगर ऐसा होता तो। अब एक बात बताएं, डिस्टेंस पे भी बात करते हैं। मुझे बताइए CF की अगर मैं बात करूं तो कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। और फ्लोरीन भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। तो इसका शेल नंबर है 22, इसका शेल नंबर क्या है? 23। तो बेटा 22 का डिस्टेंस कम होगा और 23 का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर म्यू को डी पर देखा जाए तो क्या म्यू डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है बेटा? डायरेक्टली। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन तो किससे सॉल्व हो जाते हैं? डेल्टा ईएन से। और डेल्टा ईएन क्या बताता है? चार्ज बताता है एक तरह से, क्योंकि जितना ज्यादा ईएन का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्लस और उतना ज्यादा माइनस आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहां पर मुझे बताओ अगर Cl ऑर्डर में आगे गया है तो Cl ज्यादा कब होगा? जब डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि चार्ज अगर डोमिनेट करता है इस क्वेश्चन में
तो बेटा चार्ज की वजह से तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या मिला आपको, ज्यादा। इसका मतलब है यहां पर इस केस में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है बेटा, डिस्टेंस। तो यहां पर लिखेंगे डी डोमिनेट्स। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर CH3Cl के आगे आने के पीछे जो रीजन बोला जाएगा वो चार्ज नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस। क्योंकि ये चीज सिर्फ डिस्टेंस ही समझा सकता है। चार्ज से ये ऑर्डर में F पहले आना चाहिए था और Cl बाद में आना चाहिए था। नोट डाउन कर लें इस केस को। चलिए ना, अब ये ऑर्डर हो जाने के बाद इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक और क्वेश्चन इसी के जैसा मिलता जुलता आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो है CH3Cl CH2Cl2, एक आता है बेटा CHCl3 और एक आता है बेटा CCl4। आपको बोला गया इन चारों में क्या कंपेयर करना बेटा, डाइपोल मोमेंट। अब अगर इन चारों में डाइपोल मोमेंट आपको कंपेयर करना तो ध्यान सुनिएगा बेटा, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। और CH3Cl का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। CH2Cl2 में 2 हाइड्रोजन यहां पर आएंगे, 2 क्लोरीन यहां पर आएंगे। CHCl3 में 1 हाइड्रोजन यहां, 1 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन यहां। और CCl4 की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आ जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन चारों स्ट्रक्चर में पहले ये चेक करना है कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा और किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। बेटा कार्बन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो यहां पर, और क्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां पर। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन खींचेगा और हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाइड्रोजन से जाएगा कार्बन की तरफ और कार्बन से जाएगा क्लोरीन की तरफ, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा इसका डाइपोल मोमेंट कितना आने वाला है, 0। क्यों आएगा इसका डाइपोल मोमेंट 0? कल एक केस पढ़ा था कि अगर 0 लोन पेयर हो और सारे साइड एटम सेम हो तो उस केस में डाइपोल मोमेंट कितना मिलता है आपको, 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है ये ऑर्डर में, डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में ये सबसे पीछे रहेगा, लास्ट में रहेगा, मिनिमम पे रहेगा। बाकी सबको कंपेयर करते हैं बेटा, इसके डाइपोल मोमेंट कैंसल होंगे या ऐड होंगे, ऐड होंगे। ये तीनों जाके इस क्लोरीन में घुसेंगे, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन जाके इस क्लोरीन में घुसेंगे, ये हाइड्रोजन जाके इन क्लोरीन में घुसेगा। इसका मतलब है इनका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। अब इन तीनों में कंपेयर करना है। मुझे बताइए जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसके लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे थे बार बार, डेल्टा EN। पर यहां पर डेल्टा EN निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए जरा ध्यान से बोर्ड पे। एटम सेम है, आप CH बॉन्ड का डेल्टा EN निकालोगे
तो यहाँ भी CH का ही डेल्टा EN निकलेगा, यहाँ भी CH का डेल्टा EN निकलेगा, वो बराबर होगा। और अगर आप CCl का डेल्टा EN निकालोगे तो यहाँ भी CCl का निकलेगा और यहाँ भी CCl का निकलेगा। तो एटम सेम है, इसलिए डेल्टा EN काम नहीं कर पाएगा। तो आपको इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक्चुअल में कौन किस में ऐड होगा? क्लोरीन का डाइपोल हाइड्रोजन में ऐड होगा या हाइड्रोजन का डाइपोल क्लोरीन में ऐड होगा? हाइड्रोजन का क्लोरीन में ऐड होगा। यहां पर भी हाइड्रोजन का क्लोरीन में ऐड होगा और यहां पर भी हाइड्रोजन का क्लोरीन में ऐड होगा। अब मुझे बताओ, यहां पर इन तीनों हाइड्रोजन का जो रिजल्टेंट है, 3 हाइड्रोजन का रिजल्टेंट कितने क्लोरीन में ऐड होगा? 1 में। मैग्नीट्यूड चेक करते जाना। या 2 हाइड्रोजन किस में ऐड होंगे? 2 क्लोरीन में। तो पर क्लोरीन बात कर रहे हैं, पर क्लोरीन बात कर रहे हैं। बताइए पर क्लोरीन कितना हाइड्रोजन ऐड होगा? 1। भाई 2 में ऐड होंगे तो 1 में 1 ही ऐड होगा। और यहां पर कितने क्लोरीन है बेटा? 3 क्लोरीन में 1 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो मुझे बताओ 1 क्लोरीन में कितना हाइड्रोजन ऐड होगा? 1/3 ऐसा होगा। अब मुझे बताओ, यहां पर 1 क्लोरीन में 3 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन में 1/3 हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किस में ऐड हो रहा है? पहले वाले में। और जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो गया उसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। और इसलिए यहां पर जो ऑर्डर बन के आ जाता है वो इस तरह से बन के आ जाता है। ये आपके सामने इसका है ना सॉल्यूशन है, नोट डाउन कर ले। तो यहां पर आप डेल्टा EN चाह के भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डेल्टा EN लगाने का यहाँ कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि एटम सेम है। तो वो डेल्टा EN का वैल्यू बराबर ही आएगा और उससे आपको आंसर कभी मिलेगा नहीं। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्या बेटे? सेकेंड वाला 0 होना चाहिए, क्यों? दोनों क्लोरीन खींचेंगे, हाँ। और वाह यार, ऐसा कैसे कट जाएगा? एक क्लोरीन, वो महाभारत और रामायण देखी तूने? 2-3 रातें ऐसे देखा है कि नहीं देखा? कभी नहीं। दोनों जो क्लोरीन तू देख रहा है, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट थोड़ी है एंगल पे। अगर एक क्लोरीन ऊपर जा रहा होता और दूसरा बिल्कुल नीचे जा रहा होता तो कैंसिल होते, पर वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, उनका एक एंगल है। इन दोनों क्लोरीन का फिजिक्स में फोर्स पड़े कभी? फोर्स पड़े बेटा? बता, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि बीच में जाएगा? यहां गया इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा? ऐड हो रहे हैं, कैंसिल कहां हो रहे हैं? चले है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स अभी हम लोगों ने देखे, ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, ये आपके नॉर्मली यहाँ पर ये जो पिछले 2 एग्जांपल हमने देखे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बट इसके अलावा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करे वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब इसके अलावा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखना है यहाँ पर। तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे अगेन डाइपोल मोमेंट में पूछा जाएगा, और वो डाइपोल मोमेंट किसके बारे में पूछा जाएगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में जब आप एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल, 4n+2 रूल वगैरह पढ़ते हैं, तो बेटा वहां पर कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल दे रखे हैं आपको। और उस एग्जांपल में सबसे पहले आने वाले एग्जांपल्स में बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चले, अब ये जो कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं इनके डाइपोल मूवमेंट आपको कंपेयर करने के भी, इनका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, नॉन 0 होगा। इसके अलावा हमें पढ़ने हैं बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आप जानते हैं बेंजीन जो है, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का बेटा? C6H6। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि C6H6 में से एक साइड एटम, एक हाइड्रोजन हटाया और उसके बदले एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या एक फंक्शनल ग्रुप आपने लगा दिया, तो ऐसे बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे ये बेंजीन है C6H6। अब अगर ये नहीं पता कि ये बेंजीन है तो खेल खत्म है आपका, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये आ गया बेंजीन। अब बेंजीन में यहां पर मान लो जो हाइड्रोजन लगा था उस हाइड्रोजन को मैंने हटाया और उसके बदले एक कोई ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है ना। यहां पर और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के एग्जांपल्स अगर हम लोग लें तो बाय चांस यहां पर आपको दे दिया बेटा CH3
और बाय चांस यहां पर आपको दे दिया बेटा OH, इस तरह के कुछ केसेस हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए इन पे वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। आपको पूछा जाए बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। यहां पर आपसे पूछा गया कि बेंजीन के बाद नैफ्थलीन डाइपोल मोमेंट कितना है, एंथ्रासीन का डाइपोल मोमेंट कितना है। ये मैंने कोई आंसर वांसर नहीं लिखा है अभी, ठीक है ना। इसमें मुझे बस अगर नॉन जीरो करना होगा तो एक क्रॉस लगाना और नॉन पोलर करना होगा तो नॉन लगा दूंगा, खत्म, ठीक है। आइए अब इस पे डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। मुझे बताइए इसके अगर डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर करना, तो बेंजीन के बारे में बताओ। पहली बात तो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो कि नॉन जीरो? सोचो आराम से, क्या है। कल मैंने एक और बात बोली थी कि कई बार आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम सुनेंगे कि दिस सॉल्यूट इज पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट या पोलर सॉल्वेंट भी आपको काम में आएंगे। सॉल्युबिलिटी जब आप पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक जब आप पढ़ते हैं, तो पोलर और नॉन पोलर नाम आते हैं बेटा। कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट है ना, अगर ये सब सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है, अगर ये सब सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है, बात एक ही है। तो आपसे पूछा जाए कि कोई सॉल्यूट पोलर है या नॉन पोलर है, वो भी आप किससे निकालते हो? डाइपोल मूवमेंट की मदद से। अब एक बात बताओ, बेंजीन के बारे में आपने ऑर्गेनिक में सुना होगा। बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा आपके पास सॉल्युबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर होने के लिए डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो नॉन पोलर है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब नहीं हुआ, पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई। अब इसको अपन थोड़ा सा वैसे समझते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा। आप बताओ बेंजीन जब आप बनाते हो तो उसमें कितने कार्बन की रिंग होती है बेटा? 6 कार्बन की हेक्सागोनल रिंग होती है ऐसी, और हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा होता है? एक। तो हम उसको भी जोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। एक समझ में आ जाएगा तो बाकी वैसे ही हो जाएंगे बिल्कुल। बेटा मुझे बताइए कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? कार्बन। तो इस बॉन्ड का डाइपोल कार्बन की तरफ आएगा। हाइड्रोजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। मुझे बताइए ये दोनों जो वेक्टर है, क्या ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है या नहीं है बेटा? है। और अगर ये वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल आउट। और अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस वेक्टर को देखो, क्या ये वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल। और वैसे ही अगर इस वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो सारे वेक्टर जो आमने सामने वाले तीर है ना, ये टकरा टकरा के क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। और यही बात हमने बोली है कि बेंजीन का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। अब अपने को ये एग्जाम में याद आया नहीं आया तो ध्यान रखना, बेंजीन खुद ही बता रहा है मेरा डाइपोल मोमेंट कितना है, खुद ही बता दिया उसने, ठीक है। अगले वाले पे आओ तो इसके पास क्या है? डबल जीरो। ये सारे के सारे नॉन पोलर है क्योंकि इन सबका डाइपोल मोमेंट कितना आता है बेटा? जीरो। बेंजीन हो चाहे नेफ्थलीन हो चाहे एंथ्रासीन हो, ऐसे बेंजीन की आप जितनी चाहे उतनी रिंग लगा दो, सबका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा? जीरो ही आने वाला है, ये बात पक्की है, ठीक है। अब आगे आते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। ध्यान सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ, अब इस स्ट्रक्चर को समझ में आना चाहिए। यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन। यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मुझे बताओ ये वाला जो CH वाला बॉन्ड होगा, ये वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो CH है इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां कौन है? CCl। और यहां कौन है? CH। क्या CCl और CH सेम है, अलग अलग है? अलग। तो इनका वेक्टर कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बचेगा। और अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर, क्योंकि यहां पर डाइपोल मोमेंट है। अगर डाइपोल मोमेंट है तो पोलर, और डाइपोल मोमेंट नहीं है तो नॉन पोलर। आइए इस पे बताइए, क्या यहां पर भी सेम कंडीशन है बेटा? ये CH इस CH से कैंसिल होगा, ये CH इस CH से कैंसिल होगा। यहां CCH3 है और यहां CH है बेटा। CCH3 और CH का डाइपोल अलग अलग होगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, और कैंसिल नहीं होंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां पर OH है, यहां पर CH है, वो भी कैंसिल नहीं होंगे, डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो। और मॉलिक्यूल कैसा होने वाला है? पोलर। ये कौन है? फिनॉल। फिनॉल इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पोलर सॉल्वेंट, टॉल्यूइन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो कभी भी आगे कभी पर भी ऐसा नाम आ जाए कि ये सॉल्यूट है या ये सॉल्वेंट है,
और उसमें नाम आए कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के उसका डाइपोल मूवमेंट चेक कर लेना है। जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, अगर वो सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट, अगर वो सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो भी होगा। और अगर डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर वो पोलर हो जाएगा, चाहे वो सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्यूट, सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट। चलिए ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को सीखने के बाद आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन है उनमें से किन्हीं 2 हाइड्रोजन को आपने हटाया और उनके बदले क्या लगा दिया बेटा? 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप लगते हैं ना, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं आप लोग। या तो वो 2 फंक्शनल ग्रुप 1-2 पोजीशन पे लग सकते हैं जिसको आप ऑर्थो बोलते हैं, या फिर वो 2 फंक्शनल ग्रुप 1-3 पोजीशन पे लग सकते हैं जिसे आप मेटा, और या फिर 1-4 जिसको आप क्या बोलते हैं? पैरा। तो जब 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं तो या तो वो ऑर्थो पे लगेंगे, या वो मेटा पे लगेंगे, या वो पैरा पे लगेंगे। अभी अपन इसमें मेनली पैरा वाली कंडीशंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन ने एक ऑर्थो भी ले रखा है, फिर और ऑर्थो मेटा पैरा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे बताइए यहां पर कौन सा बॉन्ड है बेटा? CH। यहां पर कौन सा बॉन्ड है? CH। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? हाँ। यहां पर कौन सा बॉन्ड है? CH। यहां कौन है? CCl। ये कैंसिल नहीं होंगे। और यहां कौन है बेटा? CH। और यहां कौन है? CCl। ये कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। क्या होगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0। और अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा बेटा? पोलर। ठीक, पहली बात तो ये हुई। अच्छा, ऑर्थो पे होता, इवन चाहे मेटा पे होता, तो भी ये कैंसिल नहीं होते। अच्छा मुझे बताओ, यहां वाला जो CH है और यहां वाला जो CH है, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? हाँ। यहां वाला जो CH है और यहां वाला जो CH है, क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? हाँ। और यहां कौन है बेटा? CCl। और यहां कौन है? CCl। क्या ये भी कैंसिल हो जाएंगे? हाँ। इसका मतलब है अभी डाइपोल मोमेंट क्या मिलने वाला है बेटा? 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 0 और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तो पोलर है, लेकिन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसा बेटा? नॉन पोलर। अच्छा, बाकी 3 आपके सामने, जरा आप ट्राई करो क्या होगा, सोच लो आराम से। तीनों क्या होंगे? क्यों होंगे? आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो मुझे बताइए इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। इसका भी कितना आएगा? 0। और इसका भी कितना आ जाएगा? 0। मतलब ये कैसा हो जाएगा? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। और ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। यकीन मानिए। हाँ, सही बोले। ठीक है, अब आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम लोग कंडीशन समझे तो क्या है?
यहां पर डाइपोल मूवमेंट आपको जीरो दिख रहा है और बाकी दो में हमने क्या लिखा बेटा, नॉन जीरो। ऐसा क्यों है उसका कारण समझते हैं। एक्चुअली में यहां पर क्लोरीन जो है ना अकेला आइटम था, यहां पर एक से ज्यादा आइटम है, पहली बात तो समझिए। अब एक से ज्यादा आइटम है तो देखो कहानी क्या होती है, ये जो कार्बन लिखा हुआ है ना, मार्केट में क्या बोलते हैं लोग बाग, ये OH है, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसलिए ये नॉन जीरो होता है, ऐसा बताते हैं। तो क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर था, ध्यान सुना है ना, कंडीशन समझिएगा बेटा। ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन को अगर आप सेंट्रल एटम मानो तो इससे एक नाइट्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से एक यहाँ का कार्बन भी जुड़ा हुआ है। मतलब इस कार्बन से दो चीजें जुड़ी हुई है, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन। इसका मतलब है ये पॉलीएटॉमिक है, इससे नाइट्रोजन भी जुड़ा है और कार्बन भी जुड़ा है, ये डाइटॉमिक नहीं है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का निकलता है हाइब्रिडाइजेशन। आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो ध्यान सुनना, ये जो CN वाला बॉन्ड है, क्या CN में ऐसा बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो इधर CN था इसका ये बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है बेटा, ऐसा। तो यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर कौन है, कार्बन। इस कार्बन का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp। sp की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। तो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन ऐसे 90 डिग्री पे नहीं आएंगे, लीनियर आएंगे। तो इससे जो कार्बन जुड़ा है ना, और उस कार्बन से जो ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन जुड़ा है ना, वो ऐसे लाइन में होगा, ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, सीधे होगा, ठीक है। वैसे इसका भी जो CN है ना, ये CN भी कैसा आएगा बेटा, लीनियर। इसका मतलब है ये कार्बन के साथ जुड़े हुए नाइट्रोजन एक लाइन में। अब मुझे बताना है यहां पर, ये वाला जो CH बॉन्ड है और ये वाला जो CH बॉन्ड है कैंसल, ये वाला जो CH है और ये वाला जो CH है कैंसल। यहां कौन है, CCN, CCN, और यहां कौन है, CCN। ये आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है या नहीं है बेटा, 180 पे है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। अब आगे की कहानी समझिए। यहां पर आइए OH पे, बताइए क्या इस ऑक्सीजन से यहां पर एक कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बेटा, जुड़ा है। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, दो, दो लोन पेयर है, ठीक है। एक इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है। दो सिग्मा प्लस दो लोन पेयर, चार। चार मतलब sp3, और sp3 में जब दो लोन पेयर आते हैं तो कैसा शेप बनता है, V शेप, बैंड शेप। ये OH ऐसा सीधा, ये लीनियर था इसलिए सीधा जुड़ा, ये OH सीधा नहीं जुड़ेगा, ये टेढ़ा जुड़ेगा, ये ऐसा आएगा बेटा OH, और ये वाला भी OH ऐसा आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंड शेप है। क्यों बेंड शेप है, कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन लीनियर नहीं होने चाहिए, वी शेप में होने चाहिए, बेंड शेप में होने चाहिए, एंगुलर शेप में होने चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां वाला हाइड्रोजन यहां वाले हाइड्रोजन से कैंसिल होगा, यहां वाला हाइड्रोजन यहां वाले हाइड्रोजन से कैंसिल होगा, लेकिन ये OH का जो वेक्टर आएगा और ये जो OH का जो वेक्टर आएगा ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, और इसीलिए इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बचेगा। तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। वही कहानी किसके साथ है, SH के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के तो मेंबर है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो बेटा इसका भी जब स्ट्रक्चर ओपन होता है तो इसके स्ट्रक्चर में भी S और H इस तरह से ओपन होंगे, और इसके स्ट्रक्चर में भी S और H इस तरह से ओपन होंगे, और इसीलिए ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक और बात समझना, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया ना, तो आपके खुराफाती दिमाग में, तीन पेन देना बेटा, खुराफाती दिमाग में, फटाफट दे, कोई भी दे, इतना क्या सोच रहा हूं। खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आ सकता है। क्या आइडिया आ सकता है, इधर देखो, अपन ने अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये ऐसा बनाया, ये बेंजीन हो गई, ये एक OH ऐसा हो गया और ये एक OH ऐसा हो गया। अब अपने दिमाग में खुराफात क्या आ सकता, सर इस OH को ऐसे कर देते तो ऐसा भी तो जुड़ सकता, जरूरी थोड़ी कि ये V बनेगा तो इधर ही बने, इधर भी तो V बन सकता था। अगर ये ऐसा कर दे तो बताओ डाइपोल मोमेंट जीरो होता कि नॉट इक्वल टू जीरो होता, अभी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, अभी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। वेक्टर के डायरेक्शंस अलग है। फिर भी अगर किसी अंधे को ये दिखे कि ये जीरो है तो ध्यान सुनना, ये सिर्फ एक कंडीशन है, आप कन्फर्मर्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक को फिक्स रखो और दूसरे को रोटेट करो, तो ये एक जगह नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा। मान लो ये जीरो मान भी लिया आपने ये वाला, तो बाकी सब जो है वो तो नॉन जीरो ही होंगे। तो इतने हजारों केसेस में से एक जीरो है, लेकिन जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो जीरो नहीं आएगा, और इसीलिए इन सब का डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसे।
लिख लिया बेटा सबने? अरे एक जैसे ही तो है OH और SH, पूरा बना बेटा, थोड़े से में क्या करेगा बेटा? वो बेंजीन की रिंग लगा दे। हाँ गोला ना छोड़े बेटे, ठीक है? नहीं तो बेंजीन का हेक्सेन बना दिया तुमने, साइकिलो वो भी। चले आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और क्या कंडीशन है ध्यान सुनिएगा। अगला जो केस आ रहा है दैट इज कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। मतलब हमारे पास कौन आ रहा है बेटा? डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आ रहा है, वही ऑर्थो मेटा पैरा, और उसके अंदर हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसमें दो तरह के केसेस पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आते हैं केस 1 के ऊपर। केस 1 क्या है, आइए उसको समझते हैं। दो केसेस जो आप पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कंडीशन ये बनेगा कि बेटा अगर जो दो ग्रुप आप जोड़ने वाले हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ने वाले, दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है। हो सकता है दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम हो और हो सकता है दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट हो। तो उसके बेसिस पे दो केसेस बनेंगे यहां पर, ठीक है? आइए स्टार्ट। केस नंबर 1 हम उसको मान के चल रहे हैं जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो बेटा? एक जैसा। तो यहां पर लिख रहा हूं इफ बोथ substituent groups have same inductive effect, if both substituent groups have same inductive effect, ठीक है? दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो जाए बेटा? सेम। अगर ऐसा है तो क्या कंडीशंस बनेगी, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप यहां पर बेंजीन में डाइक्लोरो ग्रुप लेके चल रहे हैं ना, तो दोनों क्लोरीन सेम लिया अपन ने, मतलब दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा बेटा? सेम। एक बार इनको ऑर्थो पोजीशन पे रखा, एक बार इनको मेटा पोजीशन पे रखा और एक बार इनको किस पे रखा बेटा? पैरा पोजीशन पर, ठीक है? तो ये अपन ने तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केसेस बना लिए, आइसोमर्स बना लिए। अब इनमें हमें कंपैरिजन करना है। बेटा एक बात बताओ, ये वाला जो केस है ये क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन या 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे बेटा? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन या फिर 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन या फिर 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा बेटा? नॉन जीरो। इसका नॉन जीरो, इसका जीरो। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ाई है। लेकिन एक बात बताओ, अगर दोनों सेम ग्रुप पैरा पे आते हैं, दोनों सेम ग्रुप पैरा पे आते हैं, तो क्या हमेशा डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या कई बार नॉन जीरो भी हो सकता है? नॉन जीरो भी हो सकता है ना। तो अभी हमने जो केस लिया है वो Cl लिया है, तो आपको ये जीरो दिख रहा है क्लियरली। लेकिन अगर यहाँ OH 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 होते तो फिर ये नॉन जीरो ये भी होता, और जब नॉन जीरो होता तो फिर आपको उसको सॉल्व तो करना पड़ता। इसीलिए हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए नॉन जीरो मान लेते हैं कि भाई कोई और ग्रुप होता है तो सॉल्व तो करना पड़ता, तो हम सीख लेते हैं उसको, ठीक है? वरना अभी दिख रहा है तीनों में सबसे कम तो यही है, जीरो है। अब मुझे बताओ, अगर डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आता है तो चेक कैसे करते हैं? डेल्टा EN से। यहां पर डेल्टा EN निकालने का कोई फायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कारण बताइए। फॉर्मूले सेम है। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो तो क्या बनेगा बेटा? C6H4Cl2। इसका भी क्या बनेगा? C6H4Cl2। और इसका भी क्या बनेगा? C6H4Cl2। तो बेटा आप डेल्टा EN निकालोगे किसका? अगर CH का डेल्टा EN निकालते हो तो तीनों में सेम आएगा, और CCl का डेल्टा EN निकालते हो तो तीनों में सेम आएगा। कल मैंने एक और बात बोली थी आपको कि डाइपोल मूवमेंट का जो रिजल्टेंट निकालना होता है वेक्टर में, जैसे आप रिजल्टेंट पढ़ते हैं ना, तो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा। वैसे यहां पर डाइपोल मूवमेंट का जब रिजल्टेंट निकालना होता है, जो दो वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट निकालना होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले में म्यू का मतलब क्या होता है बेटा? Q1 इंटू D1, और म्यू2 का मतलब क्या होता है बेटा? Q2 इंटू D2, ठीक है ना? ये भी म्यू1 वही है, Q1 D1 Q2 D2, ठीक है? ये बात बताओ, Q1 क्या बताएगा बेटा? यहां पर CH बॉन्ड का जो Q होगा, CH बॉन्ड यहां भी तो है, उसका भी Q उतना ही होगा। यहां भी CH बॉन्ड है, उसका भी Q उतना ही होगा। और CH बॉन्ड का जो डिस्टेंस होगा वही CH बॉन्ड का डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ यहां भी होगा, और वही CH बॉन्ड का डिस्टेंस यहां भी होगा। मतलब इन तीनों में CH बॉन्ड पे आने वाला चार्ज और CH बॉन्ड का आने वाला डिस्टेंस तीनों जगह बराबर होगा। मतलब तीनों में μ1 की वैल्यू जो भी होगी एक जैसी होगी। वैसे ही CCl बॉन्ड जो है
सीसीएल पे जितना चार्ज यहां आएगा उतना ही चार्ज यहां आएगा, उतना ही चार्ज यहां आएगा, और सीसीएल की बॉन्ड लेंथ जो पहले में होगी वही दूसरे में होगी, वही तीसरे में भी होगी। मतलब यहाँ μ1 और μ2 सब में एक जैसे आने वाले हैं, तो μ1 और μ2 का कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। फर्क पड़ेगा केवल रिजल्टेंट का, किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। म्यू रिजल्टेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा। अब एक बात समझे, इसका मतलब यह हुआ कि सारा का सारा जो खेल आया ना इसके अंदर, वो किसके ऊपर आ गया? थीटा के ऊपर। थीटा के ऊपर आ गया कि कॉस थीटा के ऊपर आ गया? कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब थीटा निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। मुझे बताओ, दो वेक्टर का एंगल अगर आपको निकालना होता, मुझे एक बात बताओ, ये सीएल कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे बेटा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। अब मुझे बताओ, दोनों वेक्टर का मुझे क्या निकालना है? थीटा, एंगल निकालना है। तो वेक्टर के एंगल निकालने का तरीका आप फिजिक्स में सीखते हैं कि भैया दोनों वेक्टर की टेल से टेल, पूंछ से पूंछ को मिला दो, एंगल मिल जाएगा। तो मान लो मैंने यहां पर सेंटर लिया, ठीक है, इसका पूंछ कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ, ऐसा, और इसको उठा के इस पर रख दो तो ये ऐसा जा रहा है बेटा। दोनों की पूंछ से पूंछ मिला दी है, यहां पर जो थीटा आ गया वो कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री के आसपास आता है। इन दोनों की पूंछ को कॉमन बना दूं तो बेटा ये पूंछ जा रही है ऊपर की तरफ और ये इधर की तरफ जा रही है, तो ये ऐसा बन गया बेटा। ये जो थीटा आता है ये कितना आता है बेटा? 120 डिग्री के आसपास, और एक का पूंछ ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब है इसका जो एंगल थीटा आएगा वो कितना आएगा? 180। अब मुझे बताओ, मुझे थीटा निकालना है कि कॉस थीटा निकालना है? कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, आप ग्राफ्स वगैरह पढ़ते हैं फिजिक्स में थोड़े बहुत, कोसाइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ इनवर्स ग्राफ होता है। कैसा होता है? इनवर्स, रिवर्स होता है। मतलब इनवर्स होने का मतलब क्या? जब थीटा बड़ा होगा तो कॉस थीटा कम होगा, उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, आइए वैल्यू भी लिख देते हैं, वैल्यू से भी कर सकते हैं, वैसे तो यहीं से आंसर निकल जाता है, बट फिर भी वैल्यू लिख देता हूं एक बार। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? प्लस हाफ। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? -1/2। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? -1। तीनों में से कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही बेटा? इसकी। इसका मतलब यह हुआ कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका? ऑर्थो का, उससे कम मेटा का, और सबसे कम किसका आ जाएगा? पैरा का। बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा वैल्यू। जिसकी कॉस थीटा की वैल्यू प्लस में सबसे ज्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, और बाद वाले का डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा? सबसे कम। और इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज करा वो था म्यू रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हूं, इससे भी वही आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा। आइए एक और बात करते हैं यहां पर इसी में। ये तो हमने केस नंबर 1 पढ़ा, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? सेम, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे। लेकिन अब एक ऐसा भी केस आ सकता है कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेंट में ऑर्थो मेटा पैरा होगा, उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। जब दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम है तो ये ऑर्डर है, और जब दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग हो तो ऑर्डर घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाएगा आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए आपको बोला केस 2, तो केस 2 क्या बनेगा? इफ both substituent groups have opposite inductive effect। दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो जाए बेटा? ऑपोजिट हो जाए। तो आइए उस पर बात करते हैं। ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी क्या बनेगी? ये आपके सामने बेंजीन आ गया, ये आपके सामने बेंजीन आ गया, और यहां पर भी आपके सामने बेंजीन आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है? दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाने, पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैसे होने चाहिए? ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। मैंने यहां पर ले लिया बेटा CH3 अल्काइल ग्रुप, और यहां पर ले लिया बेटा Cl। CH3 और Cl ऑर्थो पे, मेटा पे, और CH3 और Cl पैरा पे। ये वाला आइसोमर कौन सा कहलाएगा बेटा? ऑर्थो। ये वाला आइसोमर कौन सा कहलाएगा? मेटा। और ये वाला आइसोमर कौन सा कहलाएगा बेटा? पैरा। आप मुझे ये बताइए, क्या वापस से इन तीनों का फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। तो यहां पर Q इंटू डी वी का कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे बात किस पे आ जाएगी? वही थीटा पे। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेटा, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इन दोनों वेक्टर का एंगल निकालना है आपको। तो मुझे बताइए, ये सेंटर माना, इसको उठा के यहां रख दिया तो इसका पूंछ जा रहा है ऐसा, और ये ऐसा जा रहा है, तो इसको इस सेंटर पे रखा तो ये ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, इस सेंटर पे इसको उठा के रखा तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, पूंछ रख दी इस पे, और इसकी पूंछ रखी इस पे, तो ऐसा जा रहा है। और यहां पर अगर हम सेंटर पे रखें तो ये और जो ऊपर वाला है वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे।
दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। इसका जो थीटा निकल के आता है वो कितना निकल के आता है बेटा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। इसका जो थीटा निकल के आता है वो निकल के आता है 60 डिग्री। और इसका जो थीटा निकल के आता है वो आता है 0 डिग्री। और हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स ग्राफ है, मतलब जिसका थीटा बड़ा उसका वैल्यू कम और जिसका थीटा कम उसका वैल्यू ज्यादा, इनवर्स होता है। खैर वैल्यू से देख लेते हैं। कॉस 120 डिग्री इज माइनस हाफ, कॉस 60 डिग्री इज प्लस हाफ, एंड कॉस 0 डिग्री इज +1। सबसे बड़ी वैल्यू +1 है बेटे यहां पर। तो आप जानते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। तो बेटे यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा का जो ऑर्डर है वो आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से ऑर्डर यहां पर निकल के आ जाता है। तो दोनों में से दोनों केसेस को एक साथ याद करने की कोशिश ना करें, दोनों में से एक याद कर लें, दूसरा ऑर्डर ठीक उसका उल्टा ही होता है। और पहला वाला याद करना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि पहले वाले में आपको एक बात समझेंगे, यहां पर नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले वाले में दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? सेम। और पहले वाले में जब आप देखेंगे तो ये वाले जो दोनों ग्रुप है इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? सेम। तो सेम इंडक्टिव इफेक्ट है और ऑपोजिट है, तो इतना समझ में आता है कि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो बाकियों का डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा, और जो ऑर्डर यहां है रिवर्स वाला, सेकेंड वाला केस उसका ठीक उल्टा बनेगा।
इसके आगे से डिस्कशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर अब हम लोग डाइपोल मूवमेंट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं डाइपोल मूवमेंट टॉपिक पर, आइए उसको देखते हैं वन बाय वन। मान लीजिए आपके सामने, अभी मैं पहले ऑप्शंस लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल which of the given molecule is which of the given molecule is polar as well as planar, polar as well as planar, polar as well as planar। ठीक है, अभी इसका कहने का मतलब क्या है, आप एक बात समझो, इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी गई है। एक क्या पूछा गया बेटा, पोलर, और एक क्या पूछा गया बेटा, प्लेनर। ध्यान सुनना, अब क्वेश्चन इन चारों पे मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान सुनते आना पहले ना। पोलर या फिर इसी से मिलता जुलता एक और कौन होता है बेटा, नॉन पोलर, और प्लेनर से मिलता जुलता कौन होता है बेटा, नॉन प्लेनर। अब पहले तो अपने को यह समझना है कि अगर एग्जाम में इससे मिलता जुलता, जैसे क्वेश्चन आया पोलर एज वेल एज प्लेनर, पोलर एज वेल एज नॉन प्लेनर, प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर एज वेल एज नॉन प्लेनर, ऐसे चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पहले यह समझना है कि जब भी एग्जाम में पोलर और नॉन पोलर पूछा जाएगा, इसका मतलब है क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। पोलर और नॉन पोलर किससे डिसाइड होता है, क्या लॉजिक होता है, किससे डिसाइड करते हैं, किससे डिसाइड करते हैं। कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, किससे डिसाइड होगा, डाइपोल मूवमेंट से। किससे डिसाइड होगा भैया, अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो नॉन पोलर, और डाइपोल मूवमेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो पोलर। तो आपको जब भी पोलर नॉन पोलर पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा, डाइपोल मूवमेंट। और जब प्लेनर और नॉन प्लेनर पूछेगा, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है और कौन सा नॉन प्लेनर है, क्या देखते हैं इसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप ज्योमेट्री निकालेंगे और ज्योमेट्री से आपको पता चलेगा कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर। अब पहले एक काम करें, इन चारों के लिए हमको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले इन चारों के लिए चेक करो कि ये चारों पोलर हैं कि नॉन पोलर। जैसे जैसे इनके सामने लिखते जाइए आप, है ना। पोलर और नॉन पोलर कैसे चेक करेंगे, डाइपोल मूवमेंट से। तो सबके डाइपोल मूवमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा और किसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये सारे केसेस हम लोगों ने कल पढ़े हुए लगभग। बताइए, पहले वाले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा बेटा, जीरो। जीरो, लोन पेयर जीरो, ऑल साइड एटम सेम, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ये कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो कैसा आएगा बेटा, नॉन पोलर। अच्छा मुझे बताइए, एक्सजीएफ4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, अगेन जीरो होगा। ये ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ है, तो ये जीरो होता है इसका डाइपोल मोमेंट, और ये कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ClF3 की, तो ClF3 का जो शेप बनेगा वो टी शेप बनेगा। इधर ध्यान देना, ClF3 का शेप ऐसा बनता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ClF और ClF किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे। और कैंसल आउट नहीं होंगे मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा, नॉन जीरो। और डाइपोल मोमेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो स्पीशीज कैसा हो जाएगा बेटा, पोलर। और SF4 की बात करूं तो एक लोन पेयर है बेटा। अगर सेंट्रल एटम पे एक ही लोन पेयर होता है ना कभी भी, तो वो भी नॉन जीरो ही होता है हमेशा। ये कैसा आएगा, पोलर। अब चारों के लिए आपको क्या देखना है, प्लेनर या नॉन प्लेनर। मुझे बताइए, PCl5 का जो ज्योमेट्री बन के आता है वो क्या बन के आता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का मतलब क्या होता है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। एक प्लेन पे है नहीं, ये तो पिरामिड है, तो बाहर और अंदर की तरफ होगा। अच्छा मुझे बताइए, XgF4 की ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, इसमें दो लोन पेयर है, प्लेनर होता ही है, तो नाम में स्क्वायर प्लेनर है, तो ये कैसा आएगा बेटा, प्लेनर। ClF3 टी शेप, टी कॉपी पे बना पाते कि नहीं बना पाते, बना पाते, कॉपी पे बना पाते, मतलब प्लेनर होगा। और अगला कौन है, SF4, पाए के सीसो त्रा, है ना, फोल्डेड स्क्वायर डिस्टॉर्टेड, ये नॉन प्लेनर है। अरे जो सीसो होता है वो प्लेनर कहां होता है, जो झूला बनाते हैं सीसो, वो एक प्लेन में थोड़ी होता है, जमीन से बाहर अंदर इधर उधर हर तरफ निकला हुआ होता है ना। अब मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर एज वेल एज प्लेनर? बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अब मैं और क्वेश्चन बोल दे रहा हूं इसी में, बचे हुए 3 ऑप्शंस पे क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो चारों टाइप इसी में कवर हो जाएंगे अपने। चलिए लिख लो जिन्होंने लिखा है। हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर और नॉन प्लेनर का पता कर लो। डाइपोल मोमेंट किसमें? पोलर नॉन पोलर के तो डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। प्लेनर नॉन प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन, उसमें डाइपोल मोमेंट काम नहीं आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं मैं, सेकंड नंबर का लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज which of the following molecule is polar but non-planar? Which of the following molecule is polar but non-planar? Correct answer is fourth option। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। Which of the following molecule is non-polar as well as non-planar? Non-polar as well as non-planar। नॉन पोलर एज वेल एज नॉन प्लेनर। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब बच्चा बेटा सेकंड वाला ऑप्शन, उसके लिए अगर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो क्या बनेगा? नॉन पोलर एज वेल एज प्लेनर। तो क्वेश्चन लिख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट प्लेनर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, सॉरी नॉन पोलर बट प्लेनर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट प्लेनर? नॉन पोलर बट प्लेनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गए इन चारों के ऊपर। जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते तो वो हमने देखे यहां पर। अब और भी कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल which of the following molecule is non-polar? Which of the following molecule is non-polar but the bonds are polar? But the bonds are polar। ऑप्शन तो लिखने दे। बॉन्ड्स आर पोलर। पहला ऑप्शन लिखे ClF3। अगला ऑप्शन लिखे SF4। तीसरा ऑप्शन लिखे BF3। चौथा ऑप्शन लिखे ऑल ऑफ दीज। पढ़े मैंने आंसर। पहला पार्ट क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर होने का मतलब क्या देख करना है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो की नॉन जीरो? जीरो। नॉन पोलर में जीरो और पोलर में नॉन जीरो, ऐसा होता है ना। तो आंसर कौन है? एक ही है, BF3। और BF3 में जो बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा होगा? पोलर। तो बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन तीनों बॉन्ड की पोलैरिटी एक दूसरे से ट्राइगोनल प्लेनर पे है, तो तीनों पोलैरिटी एक दूसरे को कैंसल कर देती है, इसलिए मॉलिक्यूल एज अ होल क्या निकल के आता है बेटा? नॉन पोलर। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। Which of the following molecule contains polar as well as non-polar bonds? Which of the following molecule contains polar as well as non-polar bonds? Which of the following molecule contains polar as well as non-polar bonds? पहला ऑप्शन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ना। दूसरा लिखें CO2। तीसरा लिखें H2O2।
चौथा लिखें O2F2, NH4Cl, CO2, O2F2, सॉरी H2O2 और O2F2। सोच लो आराम से, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। मीनिंग समझे पहले क्वेश्चन का। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोलर बॉन्ड भी और नॉन पोलर बॉन्ड भी है? सोचो सोचो, इत्मीनान सोचो। दो ऑप्शन है इसके, है ना, सी और डी। आइए इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया बेटा? NH4Cl। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया बेटा? CO2। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया बेटा? H2O2। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया बेटा? O2F2। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा बेटा NH4Cl। एक बात बताओ, NH4Cl का नाम क्या बेटा? अमोनियम क्लोराइड। तो पहली बात तो ये जो कंपाउंड है ना, ये आयनिक है, ये ऐसे टूटता है NH4+ और Cl माइनस। ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये आयनिक बॉन्ड पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? पोलर। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। अच्छा मुझे बताओ, जब ये NH4Cl को आप तोड़ दोगे तो ये NH4+ और Cl- आयन में टूटेगा, मतलब ये बॉन्ड कैसा था? पोलर। अब Cl के अंदर तो कोई बॉन्ड है नहीं, लेकिन क्या NH4 के अंदर भी बॉन्ड है या नहीं है? अब जो NH4 के अंदर के बॉन्ड है ना, आइए उसके बारे में समझते हैं। NH4 का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा। और NH4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे NH4+ का, तो नाइट्रोजन अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करेगा। उन चारों पोजीशन पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्या लग गया बेटा? प्लस। ये वाला बॉन्ड कैसा था? पोलर। और मुझे बताइए, ये वाला जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्या इनका EN सेम है? अलग अलग है? अलग है। तो इसके ऊपर आ रहा होगा डेल्टा माइनस और इस पे आ रहा होगा डेल्टा प्लस। इस पर भी आएगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। मतलब ये बॉन्ड भी कैसे बेटा? पोलर। इसके अंदर ऑल बॉन्ड्स आर पोलर, सारे बॉन्ड ही पोलर है, चाहे वो आयनिक वाला हो चाहे अंदर का कोवलेंट हो। CO2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO2 में दो तरह के बॉन्ड्स हैं, यहां भी CO के बीच में बॉन्ड है, यहां भी CO के बीच में बॉन्ड है। मुझे बताओ, ये जो CO का बॉन्ड है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है कि डेल्टा माइनस है? डेल्टा प्लस। और इस पे क्या है? डेल्टा माइनस। यहां पर क्या आएगा? डेल्टा प्लस। यहां पर क्या आएगा? डेल्टा माइनस। मुझे बताइए, इस बॉन्ड में पोलैरिटी आई कि नहीं आई? आई। इस बॉन्ड में पोलैरिटी आई कि नहीं आई? आई। मतलब ये बॉन्ड कैसे होंगे? पोलर बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड कैसा है? पोलर। H2O2 का स्ट्रक्चर पता है क्या किसी को? क्या बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर को? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, लैपटॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है, लैपटॉप को जैसा अपन खोल देते हैं उस टाइप का। H2O2 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, कॉपी देना। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में स्पाइरल दिख रहा है ना, ये स्पाइरल में उधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसा है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो तो मुझे बताओ, इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, ये वाला, इस पे कोई प्लस या माइनस आएगा क्या? क्योंकि इसका EN और इसका EN सेम है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, इसमें इस ऑक्सीजन डेल्टा माइनस और क्या इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा? पोलर। और ये वाला बॉन्ड भी कैसा होगा? पोलर। तो ये वाले दोनों बॉन्ड्स कैसे बेटा? पोलर। और ये वाला बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर। तो आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर एज वेल एज नॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। और पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड आपको किसके अंदर देखने को मिल जाएगा बेटा? H2O2 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल जो आ रहा है वो कौन आ रहा है बेटा? O2F2। O2F2 की कहानी भी बिल्कुल सेम है। O2F2 का भी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ OO आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो नॉन पोलर होगा, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन का बॉन्ड कैसा होगा बेटा? पोलर। तो इसके दो आंसर है, सी एज वेल एज डी।
दोनों के स्ट्रक्चर को हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो नाम भी लिख लेना, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। H2O2 हो चाहे O2F2 हो। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, determine the set of molecules which are non-polar. Determine the set of molecules which are non-polar. Determine the set of molecules which are non-polar. देखो आराम से, देख लिया तो घर चले जा, फिर आंसर अगले साल दे देना सही। CO2 कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? CO2 का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? जीरो, जीरो आएगा CO2 का। CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सर। इससे पहले अपन ने CO2 करा था तो अपन ने पोलर लिखा था, वो बॉन्ड पोलर था, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा उनके सब ऊपर से जाएगा आज। ठीक है, CO2 की बात कर रहे हैं। CO2 कैसा है बेटा, नॉन पोलर। ठीक है, तो CO2 नॉन पोलर है, SO3 भी नॉन पोलर है और CH4 भी नॉन पोलर है। आंसर फर्स्ट है इसका, करेक्ट आंसर 1 है। पहले वाले के तीनों जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन में जीरो लोन पेयर है और सब में साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल सेम है, डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। अच्छा, बी वाले में बताइए, बी वाले में XeF4 कैसा है, पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट जीरो है इसका। SF4 का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो पोलर है, और CH4 नॉन पोलर है ना, तो उसमें एक पोलर आ गया SF4। सी वाले में पहला नॉन पोलर, बाकी दोनों पोलर, और लास्ट वाले में सारे ही पोलर, सारे ही पोलर। तो अब इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं वापस से। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर? आंसर कौन सा हो गया, ए। अगर पूछता ऑल मॉलिक्यूल्स आर पोलर, आंसर हो जाता डी। अब इसमें क्या होता, इसमें एक पोलर और बाकी दो नॉन पोलर, और इसमें दो पोलर और बाकी एक नॉन पोलर। तो इसमें पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट contain polar as well as non-polar, contain polar as well as non-polar, and the number of non-polar are more than number of polar, and number of polar are more than number of non-polar। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपने को बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। तो ये डाइपोल मूवमेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे टॉपिक के अंदर, वो सारे आपको बता दिए। तो यहाँ पर अपन आज कंप्लीट करते हैं, इसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे डाइपोल मूवमेंट, वो कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राधे राधे बेटा, जय श्री राम। ठीक है, और भी क्लासेस चल रही है, तुम्हारी क्लास खत्म नहीं हुई।